हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम हिंदी कंपलसरी की इस क्लास में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अलंकार के प्रश्न उत्तर। और अगर आप ये जो हमारी रेगुलर अलंकारों के प्रश्न आंसर की जो सीरीज आ रही है, अगर आपने सही ढंग से इसे पढ़ लिया तो अलंकार आपके जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये सीरीज हमारी जो है वो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से आ रही है और हमने टारगेट रखा है कि हम अलंकारों से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप ये सारे के सारे 100 प्रश्न देख लेते हैं तो अलंकारों का कैसा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए आपका 100% राइट हो जाएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। कल के बाद की आज की इस क्लास में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये रहा और आपको आंसर देना है। आपको केवल सुनना ही नहीं है, ध्यान रखना। आप केवल कॉपी पेन लेकर के बैठे और लिखते भी रहें, साथ ही साथ आंसर भी देते रहें। तो आपकी जो डर है, आपका झिझक है, वो दूर हो जाएगी। भले ही गलत हो जाए लेकिन आप तुरंत आंसर दीजिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में अलंकार है। अब जब हम अलंकार पढ़ते हैं ना तब तो आपको याद रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अलंकार है, अगर अनुप्रास, तो आपको याद है कि मुझे सर ये याद है, अनुप्रास में ये होता है, यमक में क्या होता है, श्लेष में क्या होता है, उपमा में क्या होता है। बट जब हमारे सामने कोई एग्जाम्पल आता है, कोई उदाहरण जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो वहां पर आपकी गाड़ी अटक जाती है। तो अटकनी नहीं चाहिए गाड़ी। काम आपको क्या करना है कि अगर डायरेक्ट आपको पहचान में आता है तब तो पहचान लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट पहचान में नहीं आता है तो एक काम करना है कि जो आपके सामने ऑप्शंस हैं वो आपको एक एक करके टेस्ट करने हैं। लेकिन परीक्षा में अगर रिक्त स्थान में इसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? अगर मान लो ये यहाँ पे उदाहरण दिया और फिर आपसे पूछा जाए कि इस पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है, तो वहां पर फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। फिर तो 7-8 आपके अलंकार जो आपके सिलेबस में है वो सारे के सारे आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, एक एक टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है सबको याद है, बट फिर भी मैं आपको हर अलंकार को एक बार हर बार जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जिनको याद नहीं है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, जिनको अलंकार का टॉपिक बड़ा टफ लगता है, उन्हें अलंकार समझ में नहीं आते। तो आप मत समझिए, वो अलंकारों के टॉपिक को मत समझिए। आप जितने एग्जाम्पल करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितने प्रश्न आंसर करेंगे, उतने अलंकार आपके क्लियर हो जाएंगे। नियम पढ़ने से याद नहीं होते हैं। तो जहां तक अनुप्रास अलंकार की बात है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए कि भाई जब अगर किसी काव्य पंक्ति में वर्ण की अगर आवृत्ति हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर कहीं वर्ण की आवृत्ति हो रही है क्या? तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है भाई, क आया है, यहां पर भी क है, यहां पर भी क है, यहां पर भी क है। तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब हमारा अनुप्रास कौन सा हो गया? अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक काव्य पंक्ति में एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यमक अलंकार, तो इसका राइट आंसर तो अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति होती है, काव्य पंक्ति में जहां शब्द की आवृत्ति होती है और वहां उसका अर्थ भी भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब अगला ऑप्शन है कि श्लेष अलंकार क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति न होते हुए भी उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसके अलग अलग संदर्भों में उसके कई अर्थ होते हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। वैसे श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ होना। चिपका हुआ होना मतलब क्या है कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां पर जो है वो अलंकार होता है हमारा श्लेष अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहां पर उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाए, जहां उसकी तुलना की जाए, समानता दर्शाई जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा, इसका राइट आंसर हो गया अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न है कि कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि अलंकार रटने से कभी याद नहीं होंगे, छोड़ना पड़ेगा। काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है वो आपको समझना पड़ेगा। तो कहा है कि कमल नैन को छाड़ी महातम, कमल मतलब फूल होता है, नैन मतलब नयन, तो कमल के समान नयन है ना। किसके समान? यहाँ पे समानता दर्शाई गई है। कमल के समान नयन जो है
उसको छोड़ी महातम। तो देखो यहाँ पे जब समानता दिखाई जाती है ना, किसी उपमान की उपमेय के साथ जब समानता दर्शाई जाती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है क्या? नहीं होता। श्लेष होता है क्या? नहीं होता। यमक होता है क्या? नहीं होता। वहां पे होता है रूपक अलंकार। मतलब उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। आप समझिए, एक होता है बच्चों उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है। आप समझ लीजिए, जिसकी तुलना की जाती है। और एक होता है उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। जैसे किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से करें, उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से करें, तो चंद्रमा जो है वो उपमान हो गया और मुख जो है वो उपमेय हो गया। तो जब इस उपमेय को इस उपमान के समान दर्शाया जाता है तो वहां पर जो है वो रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसके समान दर्शाया जाता है, उसी का रूप दे दिया जाता है, तो वहां पे होता है रूपक अलंकार। और यहां पर कमल को नैनों का रूप दिया गया है, आंखों के समान दिखाया गया है। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा हमारा यहां पे रूपक अलंकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हमारा अब देखो थोड़ा सा रूपक अलंकार के बारे में चीजें समझ लीजिए, क्या होता है रूपक अलंकार। कंप्लीट हो जाएगा आज ही इसी क्लास में। रूपक अलंकार में किसी चीज की तुलना किसी और चीज से की जाती है। मतलब दो भिन्न भिन्न चीजों की तुलना की जाती है, एक समान नहीं होती है चीजें, दो भिन्न भिन्न चीजें होती है। रूपक अलंकार में किसी चीज को उसकी एक रूपता दे दी जाती है, मतलब उसी को रूप दे दिया जाता है। किसी एक चीज को दूसरे चीज के समान ही दिखा दिया जाता है, उसमें भिन्नता नहीं रखी जाती है, उसका रूप दे दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है। मतलब जो उपमेय है, जिसकी तुलना हमें करनी है, उसको उपमान के समान दिखाया जाता है। मतलब वही चंद्रमा है, मतलब मुखड़ा नहीं बल्कि वो चंद्रमा ही है, ऐसा। और कमल नैन में नैन शब्द पर कमल उपमा का आरोप है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। क्या कहता है प्रश्न कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा है? एक ऑप्शन एक एक टेस्ट करना है आपको। अगर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो तो और भी बहुत अच्छी बात है, और ज्यादातर बच्चों ने तो निकाल दिया होगा, पर फिर भी जो बच्चे नहीं निकाल पाए उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं। आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहां पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। कुछ कुछ विद्वानों ने 5 भेद भी माने हैं, जो मैं रोज ही आपको बताता हूं। जहां पे इसका होता है इसका जो वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ये इसके 4 भेद हैं। और कुछ विद्वान 5वां भेद भी मानते हैं, उसका वो है लाटानुप्रास। तो राइट आंसर रूपक होगा क्या? नहीं होगा। उत्प्रेक्षा होगा क्या? नहीं होगा। उपमा होगा क्या? नहीं होगा। अनुप्रास होगा क्या? हाँ होगा। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। और बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, ध्यान रखना शब्द केवल एक बार आया है, किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब संदर्भ के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? बताइए। शब्द का रिपीटेशन नहीं हुआ, शब्द की आवृत्ति नहीं हुई, फिर भी अर्थ जो है वो परिस्थिति के अनुसार भिन्न है। तो कौन सा है अलंकार? श्लेष है, संदेह है, यमक है या भ्रांतिमान है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वहां पे श्लेष अलंकार है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो पानी शब्द एक बार आया है और उसके अलग अलग 3 संदर्भों में 3 अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ है पानी यानी जल। तो इसलिए यहां पर भी अर्थ जो है वो एक ही बार शब्द आया और अर्थ भिन्न भिन्न है, तो श्लेष अलंकार। 5वां प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में, पनघट क्या होता है? जहां पे पानी भरने का जो स्थान होता है, तालाब आदि। अंबर मतलब अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा अब सूर्योदय हो रहा है और तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। तारे कहाँ डूब रहे हैं? मतलब प्रकाश फैलने से तारे दिखना बंद हो जाते हैं। बट यहाँ पे कवि ने ये कल्पना करी है कि उषा रूपी सुंदरी अब तारों को धीरे धीरे उस तालाब में डूबो रही है।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राकृतिक चीजों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो एक तो यहाँ पे हो गया मानवीकरण अलंकार, ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया मानवीकरण अलंकार, और दूसरा अंबर को माने आकाश को पनघट के समान दिखाया गया है, उसी को उसी का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी हुआ। बार बार समझा रहा हूं, रूपक अलंकार आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। तो आपको मान लेना है कि एक को ही दूसरे का रूप दे दिया, यहाँ पे आकाश को ही, अंबर को ही पनघट के समान बताया, और फिर जो तारे डूब रहे हैं मतलब उस तालाब में जैसे उसको डुबाया जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो भाई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। आप समझिए कि ये हमारा जो चित्त है, हमारा हृदय है, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे इसको श्याम रंग में डुबोया जाए, श्याम मैंने काला होता है, और श्याम का मतलब यहाँ पे कृष्ण भी है, त्यों त्यों उज्जवल होए। तो जैसे जैसे काले रंग में डुबोएंगे वैसे वैसे ये उज्जवल होगा। उज्जवल का मतलब होता है सफेद होगा, उज्जवल का मतलब होता है पवित्र होगा। तो देखो विरोधाभास है, काले रंग में डुबोने से कोई उज्जवल कैसे हो सकता है। यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि अर्थ ये है कि जैसे जैसे कोई भगवान के प्रेम में डूबेगा वो पवित्र होता जाएगा। तो इसलिए दो विपरीत बातें कही गई है, तो विरोधाभास अलंकार है, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन। अच्छा ये ऊपर नीचे हुए हैं ऑप्शन, तो ये ग यहाँ पे है और ख यहाँ पे, बट अभी आपको ये मानना है ये तीसरा ऑप्शन विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाँ ये तो बिल्कुल फेमस उदाहरण है, इसको तो कोई भी कर देगा, जो कम पढ़ा है बच्चा, जिसने तैयारी नहीं करी वो भी बता देगा, और ये तो सभी को बता देना है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग। और यहाँ पे थोड़ा आप भिन्न लिखा, उई खाए बोरात नर ई पाए बोराय। एक को खाने से और दूसरे को पा लेने से ही नर जो है वो बोराय जाता है। बोराने का मतलब होता है पागल हो जाता है। इसको खाना है तो किसको खाना, किसको, कनक को, कनक माने धतुरा, और इसको पाना है किसको, कनक, कनक माने सोना। तो अब व्यक्ति अगर धतुरे को खा ले तब भी वो पागल हो जाता है, और अगर सोना पा लेता है मतलब इतना धन उसके पास आ जाता है तब भी वो पागल हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बच्चों यमक अलंकार है, कि यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, और वक्रोक्ति में क्या होता है, वक्र उक्ति मैंने टेढ़ी उक्ति, यानी कि जो वक्ता होता है वो किसी अन्य उद्देश्य से कोई बात कहता है लेकिन श्रोता उसका कोई भिन्न अर्थ लगा लेता है, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल, अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि चरणों को कमल का रूप दिया गया है, चरणों को कमल के रूप में दिखाया गया है। तो एक बार फिर से यहां पे बच्चों हो जाएगा रूपक अलंकार, करेक्ट आंसर रहेगा ख। अच्छा ये ऑप्शन पता नहीं ऊपर नीचे कैसे हुआ है भाई, मैं इसको ठीक करूंगा। आपको ये मान लेना है कि यहाँ पे अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है, ठीक है। उपमा में किसी की तुलना की जाती है के समान, उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, श्लेष में शब्द की आवृत्ति न होते हुए भी उसका अर्थ जो है वो परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। और रूपक अलंकार में एक उपमेय को उपमान का रूप जो है वो दे दिया जाता है। चरण को कमल का रूप दिया गया, उसी के समान दिखाया, वही मान लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए हमारा बच्चों 10वां प्रश्न है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्यों है? रूपक अलंकार की परिभाषा के अनुसार जहां उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए। उपमेय और उपमान को समझ लेना, आप अगर आप जितना नेग्लेक्ट करोगे उतना ही आपको परेशान करेगा। एक बार अगर समझ लिया कि उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय वो होता है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बता देता हूं, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे तुलना की जाती है। अगर ये दो शब्द आपने सीख लिए तो समझ लो कि आपको ये कहीं पर भी परेशान नहीं करेंगे। तो उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जैसे चरण को कमल के रूप में दिखाया गया है, तो उसके समान जब बताया जाता है तो वहां पर उपमेय और उपमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए यहां पर जो है वो कौन सा अलंकार है बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं मैं कौन सा अलंकार है। तो एक बार फिर से बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को खिलौना
समझा गया है, मतलब चंद्रमा को खिलौना मान लिया है, एक्चुअल में वो है नहीं बट उसी के रूप में मान लिया है कि वो तो खिलौना ही है, और इसलिए यहाँ पर भी हुआ रूपक अलंकार। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, और बाकी के इसके प्रश्न इसी तरीके से चलते रहेंगे। ये क्लास हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, हमारी लाइव क्लास भी चलती है बहुत सारी जो हमारी क्लासें, मैं टाइम बता देता हूँ आपको। इंग्लिश की सबसे पहले जो हमारी क्लास है उसका टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। मॉर्निंग में हमारी 6 बजे क्लास आती है बच्चों एवरी डे, और भंवर लाल जी सर आपको क्लास इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत शानदार ढंग से कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको। रेगुलर क्लास में आना है, लाइव क्लास भी मिलेगी, और कल से आपको इंग्लिश की एक रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। इसी तरीके से हमारी हिंदी अनिवार्य की क्लास है बच्चों, हिंदी अनिवार्य की जो क्लास है उसकी जो है वो शाम को लाइव क्लास आती है। लाइव क्लास तो शाम को 8 बजे आती है, और रिकॉर्डेड क्लास हम कोशिश करते हैं 6 से 7 बजे के बीच में हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। इसी तरीके से हिंदी साहित्य की हमारी क्लास है वो मॉर्निंग में 7 बजे रहेगी, है ना, 7 बजे सुबह जो है वो हिंदी साहित्य की क्लास जो है वो रहने वाली है, और बाकी जो क्लास है उसका टाइम हम आपको बता देंगे। तो अभी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी शानदार तैयारी हम करा देंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।